यहाँ क्या कह रहा था कि वो तो हमने उस चीज़ का जिक्र कर लिया कि जब आपको कोटि की बात हो, जब आपको कोटि पता है या नहीं पता है, उसके बाद में आप इस चीज़ का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इससे आगे की बात करो कि दोनों चीज़ें अगर पॉसिबल हैं तब क्या केस होगा, तब भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि a इंटू बी जो है b इंटू ए के बराबर हो सकता है बराबर हो जाए, लेकिन आवश्यक रूप से बराबर नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पर एक करा है कि एक ए आव्यूह है, उदाहरण नंबर 13 में ध्यान से देखो, एक ए आव्यूह है जिसकी कोटि है 3, जिसकी कोटि कितनी है 2 गुणा 3, और एक बी है जिसकी कोटि है 3 गुणा 2। जब हम लोग ए बी करेंगे तो ये नंबर सेम होने की वजह से इसकी जो कोटि बैठेगी वो बैठेगी 2 गुणा 2। अब हम लोग जब दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो b की कोटि है 3 2, a की कोटि है 2 2। अब ये दोनों नंबर बराबर हैं तो b इंटू ए करेंगे तो उसकी कोटि आएगी 3 गुणा 3। तो यानी कि ए बी की जो कोटि आई थी वो 2 गुणा 2 आई थी, यहाँ बी ए की जो कोटि है वो 2/2 आ रही है। यानी कि दोनों आव्यूही लुकवाइज ही अलग अलग निकल कर आएंगे, तो ये दोनों की ज़रूरी नहीं है। ये बात समझ में आ गया कि ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर नहीं होंगे। तो मतलब आप अपना आंसर चेक करना चाहते हो तो आप इस तरीके को भी देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कोटि से ये चीज़ क्लियर कर लो कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है ना, आप इसकी गुणा भाग देखना। और अब तीसरा केस जो उदाहरण नंबर 14 में इन्होंने बता रखा है कि एक ए आव्यूह है, एक बी आव्यूह है, तो ए बी का मान तो गुणा करके आया ये वाला, और बी ए का मान निकल कर आया ये वाला। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि a इंटू बी जो है b इंटू ए के बराबर नहीं है। यहाँ पर कोटि भी सेम आ रही थी, सब कुछ सेम आ रहा है। इसका जो परिणामी बन रहा है इसकी कोटि भी 2/2 है, इसकी कोटि भी 2/2 है। वो उस जगह आप कुछ जगह तो कर सकते हो जो मैंने आपको पहला मेथड बताया, लेकिन जैसे ये वाला केस आ जाता है तो उस जगह आप लोग थोड़ा सा ध्यान देख लेना कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने डिस्कस कर रखा है यहाँ पर, ये कि दो अशून्य आव्यूह का जो गुणनफल है वो एक शून्य आव्यूह हो सकता है। ये इन्होंने यहाँ पर कह रखा है। एग्जाम्पल भी इन्होंने दिखाया है कि एक ए आव्यूह है और एक बी आव्यूह है, दोनों आव्यूह अशून्य आव्यूह हैं। अशून्य आव्यूह का मतलब होता है कि उनके सारे अवयव शून्य नहीं है, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो शून्य के बराबर नहीं है। लेकिन जब इनकी गुणा करी तो गुणा करने के बाद में जो परिणाम आया वो सारे अवयव शून्य के बराबर हो गए। तो यानी कि ये कहा गया है इस वाली बात में, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लो कि यदि a और b दो अशून्य आव्यूह हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका गुणनफल शून्य आव्यूह ना हो। मतलब a और b अगर दो अशून्य आव्यूह हैं तो उनका गुणनफल शून्य के बराबर हो सकता है। ये बात समझ में आई। दूसरी बात, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं अब तक, क्रम विनिमय वाली, कि बी ए जो है ए बी के बराबर होगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर नीड नॉट टू बी है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तो अवयवों के ऊपर निर्भर करेगा कि वे दोनों आपस में बराबर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। लेकिन हाँ, ये साहचर्य नियम का जरूर पालन करता है। साहचर्य नियम का पालन क्या कहता है कि आप a इंटू बी करो तब c के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या b इंटू सी करके तब a से मल्टीप्लाई कर लो। जो रिजल्टेंट आएंगे दोनों अवयवों के, वो दोनों अवयव आपस में बराबर होंगे। इसके बाद में दूसरा नियम जो है वितरण नियम है। वितरण नियम में क्या होता है कि जैसे a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है तो a की मल्टीप्लाई b के साथ जा सकती है और a की मल्टीप्लाई c के साथ जा सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर a पहले लिखा हुआ है b प्लस सी से, तो जब मल्टीप्लाई होकर अंदर जाएगा तो a b और a c ही लिखा जाएगा। आप इसे b a या फिर इसे c a नहीं लिख सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना। इसके बाद इसमें देखो दोनों का, इसके बाद में तत्समक अस्तित्व वाली बात है कि a में अगर आप एक i से मल्टीप्लाई करो, i क्या चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने, i पढ़ा था
तत्समक आव्यूह, आई पढ़ा था हमने, तत्समक आव्यूह ए की आई के साथ मल्टीप्लाई हो या आई की ए के साथ हो, भाई दोनों मल्टीप्लाई अलग अलग लिखनी पड़ती हैं, वैसे दोनों आपस में बराबर आती हैं, ये दोनों हो तो वो जो है एक आव्यूह ए के बराबर ही आता है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने नीचे साहचर्य नियम का पूरा एग्जाम्पल करके दिखा रखा है कि अगर ए बी सी आपके पास में 3 आव्यूह हैं ए बी सी, तो आप ए इंटू बी सी या ए बी इंटू सी की वैल्यू निकालोगे तो वे दोनों आपस में बराबर आएंगी। ठीक है ना। इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें वितरण नियम को दिखा रखा है। वितरण नियम को कैसे दिखाया है इन्होंने, इस जगह कि पहले ए प्लस बी करा, फिर उसकी मल्टीप्लाई सी के साथ करी, फिर ए इंटू सी निकाला, फिर बी इंटू सी निकाला और फिर दोनों को ऐड करा, और यहाँ देखा कि ये आव्यूह इस वाले आव्यूह के बराबर है, तो इन्होंने स्पष्टता कह दिया कि ए प्लस बी इंटू सी कर लो या ए सी प्लस बी सी कर लो, दोनों बार में सेम आंसर निकल कर आता है। इसके बाद में उदाहरण नंबर 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर के अंदर ज़्यादा आते हैं, ये आगे भी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, सही बताऊँ तो। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि ए एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आपको ये दर्शाने के लिए बोला है ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई। तो भैया जी ए क्यूब का मतलब होता है कि ए की 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो ए की 3 बार मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 2 बार करोगे जब तो तीसरी बार हो कर पाएगी। सिंपल गुणा नहीं है कि 3 गुणा 3 गुणा 3 का तो 9 27 आ गया। पहले ए इंटू बी ज्ञात करना पड़ेगा। ए इंटू बी ज्ञात करने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। एक ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करके इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करके पहली लाइन, फिर इसकी इस पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ के साथ में मल्टीप्लाई करके दूसरी पंक्ति, और फिर तीसरे वाले की पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करके ये तीसरी वाली पंक्ति ज्ञात कर ली गई। अब उसके बाद में आपको ज्ञात करना था ए क्यूब। तो ए क्यूब ज्ञात करने के लिए क्या चाहिएगा, ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर, एक ही बात है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ए इंटू ए स्क्वायर कर लो या ए स्क्वायर इंटू ए कर लो, मतलब ए क्यूब ही निकल कर आएगा। ये दोनों जगह वैल्यू सेम ही देगा इस बारे में, क्योंकि ये साहचर्य नियम का पालन करते हुए आएगा। ठीक है ना। ए क्यूब की वैल्यू निकलने के बाद में जो इधर ये इक्वेशन दे रखी थी, इसमें पहली जगह ए क्यूब की वैल्यू -23a और -40 आई। आई क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तत्समक आव्यूह था, इकाई आव्यूह, जिसमें विकर्ण के अवयव में एक 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 था, बाकी सब जगह शून्य था। अब सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि जो 23 की मतलब पहले वाला मैट्रिक्स तो ऐसे ही लिखे रखा, दूसरे वाले मैट्रिक्स में 23 की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ दी, और सेम -40 की मल्टीप्लाई तीनों स्तंभों में दी, और उसके बाद में फिर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दिया कि पहला 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 अवयव पहले अवयव की जगह आ गया, दूसरा अवयव दूसरा अवयव दूसरा अवयव, ये सब उसकी जगह आ गया, और ये सॉल्व कर आ गया ओ के बराबर। और 99% केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ये ओ के ही बराबर आता है। वो बात दूसरी होती है कि कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा हो कि कोई आव्यूह बनाने के लिए बोल रखा हो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में ये प्रोडक्ट 0 के बराबर आती ही है। इसमें एक सबसे बड़ी ख़ास बात क्या होती है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको यहाँ पर ये 0 नहीं आया, भाई आपको पता है इक्वल टू ओ प्रूव करना है या आपसे वैल्यू निकालने के लिए कहा, और मैंने आपको बता रखा है कि ज़्यादातर में ये ओ के बराबर ही आना है। ओ का मतलब है ये बाकी सब तो 0 आ गए, पर मान लो ये वाला अवयव आपका 0 नहीं आया, तो आप चेक कर सकते हो कि आपका ये वाला अवयव गलत हो रहा है। ये अवयव गलत हो रहा है तो इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये अवयव और ये अवयव। अब देखो यहाँ तो 0 है, इसे तो कुछ कह ही नहीं सकते, यानी कि इन दोनों जगह गड़बड़ है। ये तो हम लोग ऊपर से लेकर आए हैं, ये हमने अभी पैदा करा है मल्टीप्लिकेशन से, तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई यहाँ गलत है। ठीक है ना। और अगर ये मल्टीप्लाई यहाँ ठीक आ रही है तो फिर इसको देखो, जो ये हम 46 लेकर आए थे, ये कहीं हम लोग गलत तो नहीं ले आए हैं। तो इसको चेक करने का भी आसान तरीका है, ये है तीसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का, तो जब तीसरी पंक्ति की इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी तब ये 46 आया होगा। ठीक है ना। देख लो, 4 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 12 प्लस 1 गुणा 6, तो ये कितना आ गया, 16, 24 और 6,
इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 24 36 और 16 46, यानी कि ये मल्टीप्लाई बिल्कुल सही आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें क्रॉस चेक कर कर आप अब किसी क्वेश्चन में होने वाली प्रॉब्लम्स को देख सकते हो कि आपने किस जगह गलती की है। अब ये वाली एक्सरसाइज मैं भी नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को, केवल समझा रहा हूँ, आप लोग अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिंपल है, क्योंकि मैं इसको ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। देखते हैं, वैसे हर क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले क्या कह रहा है, मान लीजिए एक ए आव्यूह है, बी आव्यूह है, एक सी आव्यूह है, तो आपको a प्लस बी, ए माइनस बी और 3a माइनस सी की वैल्यू पूछी है, ए बी और बी ए की वैल्यू पूछी है। तो a प्लस बी तो सिंपल है कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करके आप उसकी वैल्यू निकाल दो। a माइनस बी करने के लिए कि b वाले के साइन चेंज कर लो और a के साथ उसको ऐड कर लो। जैसे दिखाता हूँ, देखो ये कह रहा है a माइनस बी, तो इसका मतलब है a प्लस माइनस बी, इसका मतलब ये हो गया 8 तो आ जाएगा 2 4 3 2 और प्लस आएगा बी में साइन चेंज करके लिखते हैं, -1 -3 2 और माइनस के 5। तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होंगी, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 3 में 2 ऐड हो जाएगा 5 आ जाएगा, 2 में -5 जाएगा तो माइनस के 3 आ जाएगा। यानी कि देखो कितना ईजी है, आप a माइनस बी की वैल्यू आराम से फाइंड कर चुके हो, है ना। सेम उसने 3a माइनस सी की करी है, तो 3a माइनस सी करने के लिए पहले क्या है कि 3a माइनस सी की मल्टीप्लाई करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई होगी a के साथ में 2 4 3 2, माइनस सी करना है -2 5 3 और 4, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 4 तिया 12 3 तिया 9 2 तिया 6, माइनस का प्लस बनाते हैं, माइनस साइन अंदर एडजस्ट कर देंगे। अंदर करने में क्या करेंगे, माइनस वाले साइन प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाले साइन माइनस के हो जाएंगे, 2 - 5 -3 माइनस के 4, तो 6 में 2 जुड़ गए तो ये हो जाएगा 8, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए तो 6 और 6 में से 4 गए तो 2, यानी कि ये आपका आंसर आ गया जो आपको चाहिए। ऐसी a इंटू बी करेंगे, फिर b इंटू ए करना है आपने, ठीक है ना। दूसरे वाले क्वेश्चन में परिकलित करने के लिए बोल रहा है आपसे, इसमें कुछ नहीं खास करना है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना है खाली। जैसे सेकंड पार्ट की बात करूं तो इसमें ये टर्म ऐड हो जाएगी, इस वाले में ये टर्म ऐड हो जाएगी, तीसरे वाले में इसमें ये टर्म ऐड हो जाएगी और चौथे वाले में इसमें ये टर्म ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास में एक आव्यूह बनेगा जो होगा a² + b² + 2ab, ये तो पहला एलिमेंट हो गया। इधर दूसरा आएगा दूसरा एलिमेंट आएगा b² + c² + 2bc। एक्चुअली मेरी थोड़ी स्क्रीन छोटी है तो इसमें ऐसे करके लिख रहा हूँ इसको। और तीसरा वाला आएगा a² + c² - 2ac, और लास्ट वाली टर्म जो बैठेगी इसमें वो आएगी a² + b² - 2ab, ठीक है ना। तो ऊपर वाला क्या फार्मूला है बताओ, देखो ये है a + b का होल स्क्वायर, दूसरा वाला फार्मूला किसका है, b + c का होल स्क्वायर, तीसरा वाला फार्मूला है मेरे हिसाब से a - c का होल स्क्वायर, और चौथा वाला फार्मूला है किसका भला, a - b का होल स्क्वायर, और ये हो गया ब्रैकेट बंद। केवल इतना सिंप्लीफाई करके लिखना है और ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सारे पार्ट्स को आप इसको कर सकते हो, जो इशू हो आप मुझसे डिस्कस ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। दूसरे वाले में निर्देश में गुणन का, तीसरे क्वेश्चन में निर्देशित गुणन का परिकलन करना है। तो वैसे मेरे हिसाब से ये सारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हैं, आप इनको सिंप्लीफाई करो और आंसर निकालना, ठीक है ना। सिंपल मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट में है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पर आपको a11 मिल जाएगा प्रोडक्ट का, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर कर आपको a12, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर कर a21, और इस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर कर a22 मिल जाएगा, और ये आपका रिजल्टेंट आव्यूह मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप करना। जैसे इसका और कोई पार्ट करने की मुझे थोड़ी ज़रूरत महसूस नहीं दे रही है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जो भी अगर आप कोई प्रॉब्लम महसूस देगी तो।
ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए प्लस बी और बी माइनस सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, और साथ के साथ ये रिलेशन सेटिस्फाइड करने के लिए कह रहा है। मेरे हिसाब से रिलेशन सही आ सकता है, कर लीजिएगा आराम से, सिंपल है, ठीक है ना। ए प्लस बी और बी माइनस सी की वैल्यू निकाल तो लोगे आप यहाँ पहले, ये जगह दोनों जगह आप यहाँ पर निकाल चुके हो। उसके बाद में आपने कुछ नहीं करना, जब बी माइनस सी निकालोगे तो उसके साथ में ए को ऐड कर देना, तो उससे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और जो आपने ए प्लस बी निकाली है उसको सी के साथ सेट कर लेना, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और देखना कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं या नहीं हैं, ठीक है ना। वैसे ही वैल्यू बराबर आएंगी, क्योंकि ये सत्यापित करने के लिए कह रहा है। जब सत्यापित खुद कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन सही है, केवल आपको अपनी वैल्यूज़ के साथ में सेटिस्फाइड कराना है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको ए और बी दे रखे हैं। पहले में 3 से डिवाइड कर 3 से मल्टीप्लाई कर आप 3a फाइंड कर सकते हो, और दूसरे वाले में 5 से मल्टीप्लाई करके 5b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और फिर सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर ये कॉस थीटा वाला है। इस कॉस थीटा यहाँ पर एक सिंगल अवयव है, इसके अंदर हर अवयव के साथ में मल्टीप्लाई होगी। कैसे हो गया, ये होगा, पहला आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और ये आएगा कॉस थीटा साइन थीटा विद माइनस साइन, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो पहला हो गया। सेम ऐसी साइन थीटा वाला आएगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर नीचे चौथा अवयव में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सिंपली ऐड होगा, ये वो है, क्या कहते हैं इसको भला, सिंपली corresponding टर्म्स ऐड होंगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और इस जगह दूसरी वाली टर्म पर क्या आएगा, दूसरी वाली टर्म पर आ जाएगा, दोनों सेम टर्म बनेंगी तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तीसरी वाली टर्म पर ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव है और ये वाली टर्म पॉजिटिव है। और लास्ट वाली टर्म पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये निकल कर आएगा 1 साइन 2 थीटा 0 और 1, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे ना कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 10th क्लास की बात है, 11th में भी पढ़ा होगा आपने। उसके बाद में ये एक 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, x प्लस वाई है, दूसरा x माइनस वाई होना है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या चीज़ आना है, यहाँ आना है माइनस का साइन। फिर आप दोनों को एक बार ऐड कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। कर लीजिएगा, 7 तक कोई इशू नहीं है। 8th में भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की आपको वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, साइड चेंज कराना, उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और इसको सिंप्लीफाई करना है 9th क्वेश्चन के अंदर। इसमें सिंप्लीफाई करने में क्या होगा, आपको x की वैल्यू निकल जाएगी खाली। कैसे, कि आप पहले जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आ जाएगा 2602x, है ना, प्लस y की जगह तो कुछ है ही नहीं चक्कर, तो y 012 एज इट इज़, और इक्वल टू आ जाएगा 5618। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऐड हो जाएंगी, तो 2 प्लस वाई 6 1 और 2x प्लस 2 इक्वल हो जाएगा इसके 5618 के, ठीक है ना। उसके बाद में कॉरस्पॉन्डिंग टर्म कंपेयर करेंगे तो 2 प्लस वाई आएगा 5 के, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और 2x प्लस 2 इक्वल टू 1 होगा, तो आप इससे वैल्यू निकाल लोगे x की, वो आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। सेम 10th क्वेश्चन के अंदर है, जैसे मैंने वहाँ पर दो वैल्यू निकाल के दिखाई है x और y वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको x y z और t की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम आपको 11th क्वेश्चन करना है। पहले मल्टीप्लाई याद रखना, सिंपल मल्टीप्लाई है अदिश गुणन वाली, तो ये
इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 2x और 3x मल्टीप्लाई करने के बाद में प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 10,5। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऐड होंगी तो पहली इक्वेशन मिल जाएगी 2x माइनस वाई और नीचे मिलेगा 3x प्लस वाई। ये मैट्रिक्स बराबर होगा 10 और 5 के। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास में दो इक्वेशंस हो जाएंगी। पहली इक्वेशन क्या आएगी आपके पास में, इरेजर थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, चलो ठीक है ना। पहली इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, वो मिलेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन होगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करना और सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आप आराम से कर सकते हो। 12th में भी यही काम है। 13 में मल्टीप्लिकेशन की स्टार्ट हो गया है यहाँ से, अदिश गुणन वाला जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना जब से, वो अदिश गुणन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई जो है एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। सबसे पहले आपको केवल लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड तो क्वेश्चन अपने आप पकड़ लेगा। तो एफ एक्स की वैल्यू तो दे ही रखी है आपको, फिर आपको एफ वाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करनी है। एफ वाई क्या कहाँ से आएगा कि एक्स वाले प्लेस पर आप पूरी इक्वेशन में वाई सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको एफ वाई की वैल्यू मिल जाएगी। फिर दोनों को बराबर बराबर रख के फिर आपने उसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंपल। और वो फिर फार्मूले बनेंगे उसमें साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी वाले, और वो आपको शो कर देगा कि वो साइन एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। मतलब क्या है, पहला कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। दूसरा मिलेगा कॉस वाई माइनस के साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो भैया जी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करने पर A11 मिलेगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो A12 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, A13। उसके बाद में इसकी इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो A21 22 23 दे देंगे ये। और फिर लास्ट वाली की इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, A31 A32 और A33। और जब आप देखोगे तो वहाँ पर साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के फार्मूले मिलेंगे और वो एफ एक्स प्लस वाई का बन जाएगा, ठीक है ना। अब 14th क्वेश्चन से बात करें अगर हम लोग, तो 14th क्वेश्चन में इजी वर्क है, मल्टीप्लिकेशन वाला जो मैं काम आपको बात कह रहा था कि a इंटू बी जो है b इंटू ए के इक्वल पॉसिबल हो है या नहीं है, वो आपने यहाँ दिखाना है खाली। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहली बात तो हमको यहीं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम ही है, दोनों के वर्ग आव्यूह है ना, तो इसलिए ये आराम से प्रोडक्ट पॉसिबल है। पहली बात तो यहीं पे क्लियर हो जाता है थोड़ा थोड़ा कि जैसे दोनों दो कोटि के वर्ग आव्यूह हैं तो आपको आरसी देखने का ज़रूरत ही नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि दोनों की कोटि आपस में बराबर है तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो उसके बाद जो है हमने ये देखते हैं कि बस अब मल्टीप्लिकेशन करके अवयव एलिमेंट जो हैं सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बस ठीक है ना। तो ये दर्शाने का मतलब ये है कि ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे, किसी के बराबर आ जाए कभी वो इतिहास गढ़ दे, ऐसे नहीं काम करना है। उसके बाद में 15th क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता चुका हूँ, ए अवयव दे रखा है, ए अवयव दे रखा है तो उससे सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है ए इंटू ए करेंगे, ए इंटू ए करने से आपको ए स्क्वायर अवयव मिल जाएगा। और फिर ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखोगे, ए की रखोगे और आई की रखोगे। आई 3 कोटि का है तो इसलिए ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे होगे तो आई की वैल्यू ली जाएगी 3 वाली, यानी कि 3 डायगोनल में 1 होंगे, बाकी सब जगह 0 होंगे, है ना। लेकिन अगर यही बात 17वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आई हो जाएगा 2 उसका
दो कोटि का, यानी 1 1 और बाकी दोनों जगह 0। ठीक है ना, ये सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं काम करना। 1920 क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में है। आप इनको जो ऊपर एक एग्जांपल दे रखा है उसकी सहायता से कर सकते हो। यहाँ पर ये एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है 19th। ठीक है, वैसे यूपी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ पर बड़ा चक्कर ये है कि ये सीबीएसई बोर्ड में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये वाला ज़रूर होता ही होता है पेपर के अंदर। ठीक है ना, 19 20 उस तरीके से कर लेना, और 21 22 तो वो हैं कोटियाँ, मतलब वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आप इनमें कोटि वगैरह के क्वेश्चन है, सिंपल आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में आज यहीं तक की वीडियो, ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं होता। बाकी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।